भाषा में परत दर परत समझेंगे। और शुरुआत करते हैं इस बहुत ही दमदार बात से। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा? क्यों एक अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और दिल कह दिया? इसका जवाब वो आपको इस चर्चा के आखिर में मिलेगा। और जब मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि असल में कितने मजबूत हैं। तो आज हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इन अधिकारों की नींव क्या है, फिर एक एक करके समानता, स्वतंत्रता और दूसरे अधिकारों को देखेंगे, और आखिर में उस कवच की बात करेंगे जो इन सब की हिफाजत करता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है ना? तो इससे पहले कि हम ये जानें कि हमारे अधिकार क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि इनकी नींव क्या है। मतलब ये अधिकार आखिर लागू किस पर होते हैं और वो क्या चीज है जो इन्हें इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। संविधान का पार्ट 3 यही वो हिस्सा है जहां ये सारे अधिकार लिखे गए हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या था? ये एक बहुत पुराना दस्तावेज था जिसने पहली बार राजा की अनलिमिटेड पावर पर लगाम लगाई थी। ठीक उसी तरह हमारे मौलिक अधिकार सरकार की शक्ति पर एक सीमा लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ताकि हर नागरिक की आजादी और उसका सम्मान सुरक्षित रहे। अच्छा, एक बहुत जरूरी सवाल, इन अधिकारों को मानेगा कौन? किसके खिलाफ है ये अधिकार? इसका जवाब है राज्य के खिलाफ। और आर्टिकल 12 इसी राज्य या स्टेट को डिफाइन करता है। और ये परिभाषा आप देखिए बहुत बड़ी है। इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें ही नहीं हैं, बल्कि संसद, विधानसभाएं, नगरपालिकाएं, यहां तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। मतलब ये सब के सब इन अधिकारों को मानने के लिए कानूनी तौर पे बंधे हुए हैं। तो फिर इन अधिकारों को इतनी पावर मिलती कहां से है? इनकी सुपर पावर क्या है? वो है आर्टिकल 13। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो नया हो या पुराना, अगर वो मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है तो वो कानून रद्द माना जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और इसी पावर का इस्तेमाल करके हमारी अदालतें सरकार के बनाए कानूनों पर एक नजर रखती हैं। तो नींव तो समझ आ गए। अब चलते हैं अधिकारों की पहली और सबसे बेसिक कैटेगरी पर, समानता का अधिकार। ये हमारे संविधान का वो पिलर है जो कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। आर्टिकल 14 में ना समानता की 2 बड़ी बातें। पहली, कानून के सामने समानता। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो या पावरफुल। और दूसरी बात है कानूनों का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि एक जैसी सिचुएशन में लोगों के साथ एक जैसा ही कानून लागू होगा। मतलब आप अलग अलग हालात वाले लोगों पर एक ही डंडा नहीं चला सकते। और ये जो समानता का आइडिया है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये हुई सामाजिक समानता। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देता है। ये हो गई अवसरों की समानता। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी भयानक प्रथा को खत्म करता है। और आर्टिकल 18 राजा या महाराजा जैसे टाइटल्स को खत्म करता है, ताकि कोई भी जन्म से बड़ा ना माना जाए। ठीक है, कानून के सामने बराबरी तो मिल गई, लेकिन एक आजाद नागरिक के तौर पर जीने के लिए आजादी भी तो चाहिए। यहीं पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये किसी भी डेमोक्रेसी की, आप कह सकते हैं, धड़कन है। और इसमें सिर्फ बोलने, घूमने फिरने की आजादी ही नहीं है, बल्कि आगे हम देखेंगे आर्टिकल 20 और 22 में गलत तरीके से सजा देने और गिरफ्तार करने के खिलाफ भी बहुत जरूरी प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 19 हमें ये 6 बेसिक आज़ादियां देता है। आप बोल सकते हैं, शांति से इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहां एक लेकिन है, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए सरकार इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि उचित रोक लगा सकती है। और यहीं पर एक व्यक्ति की आज़ादी और समाज की जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। और यकीन मानिए, ये शायद हमारे संविधान का सबसे जरूरी अधिकार है। ये सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया है। आज इसमें इज्जत से जीने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, साफ हवा पानी का अधिकार, ये सब कुछ शामिल है। ये एक अधिकार अपने आप में कई अधिकारों का सोर्स बन गया है। और इसी जीवन के अधिकार से जुड़ा है आर्टिकल 21A, यानी शिक्षा का अधिकार। ये कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना ये स्टेट की जिम्मेदारी है।
ये हर बच्चे को एक अच्छी शुरुआत देने का संवैधानिक वादा है। चलिए अब उन अधिकारों की बात करते हैं जो इंसान की गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा करते हैं और साथ ही भारत के सेक्युलर फैब्रिक को भी मजबूत बनाते हैं। देखिए, आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी जैसी चीज़ों पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और आर्टिकल 24 वो ये पक्का करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम ना करवाया जाए ताकि उनका बचपन सुरक्षित रहे। ये दोनों ही आर्टिकल इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। और फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भारत के सेक्युलर कैरेक्टर की जान है। ये आपको अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये धार्मिक संस्थाओं को अपने मामले मैनेज करने का हक देता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सरकार को न्यूट्रल रखता है। मतलब सरकार आपके टैक्स के पैसे से किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती और न ही सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक पढ़ाई करवा सकती है। अब आते हैं उन अधिकारों पर जो भारत की सबसे बड़ी खूबी यानी इसकी डाइवर्सिटी, इसकी विविधता को बचाकर रखते हैं। ये अधिकार खास तौर पर माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। देखिए, भारत की असली पहचान ही इसकी अलग-अलग संस्कृतियों और भाषाओं से है और संविधान इसकी पूरी गारंटी देता है। आर्टिकल 29 हर ग्रुप को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने और चलाने का अधिकार देता है। क्यों? ताकि उनकी पहचान, उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहे। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो मैकेनिज्म, वो तरीका जो इन सारे अधिकारों को सिर्फ कागज पर एक वादा नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें एक जीती जागती हकीकत बनाता है। तो एक सवाल दिमाग में आता है, ये सारे अधिकार सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल लगते हैं, पर मान लीजिए अगर इनका उल्लंघन होता है तो एक आम इंसान क्या करेगा, कहां जाएगा? और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की वो बात सच साबित होती है। आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह खुद एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार आपको यह अधिकार देता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोई निचली अदालत नहीं, सीधा सबसे बड़ी अदालत। तो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? इसके लिए कोर्ट के पास 5 तरह के खास टूल्स हैं जिन्हें रिट्स कहते हैं। जैसे अगर किसी को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से पकड़ लिया है तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस रिट जारी करके कह सकता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। या अगर कोई सरकारी अफसर अपना काम नहीं कर रहा तो मैंडेमस रिट से उसे काम करने का आदेश दिया जा सकता है। ये सिर्फ भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, ये न्याय दिलाने के असली हथियार हैं। तो आखिर में सारी बात आके इस बैलेंस पर टिकती है। एक तरफ है एक नागरिक के अधिकार, उसकी आज़ादी, और दूसरी तरफ है पूरे समाज की भलाई के लिए सरकार की ताकत। एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान यही है कि वो इस बहुत ही नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के समय में एक व्यक्ति की आज़ादी और समाज की ज़रूरतों के बीच ये लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?